तो हेलो तो हेलो साथियों, साथियों, कैसे हैं कैसे आप आप सभी? सभी। आई आई होप होप आप आप सभी सभी अच्छे अच्छे होंगे और होंगे आप और आप लोगों की लोगों की तैयारी तैयारी इतनी इतनी शानदार शानदार तरीके तरीके से से आगे आगे बढ़ बढ़ रही रही है। होंगी। तो तो साथियों, साथियों, आज आज के के हम हम डिस्कशन डिस्कशन में में लेके लेके आए आए आपके आपके लिए लिए मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश की की काफ़ी काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नदियों के नदियों के बारे में बारे में देखेंगे। देखेंगे। साथ ही साथ ही साथ साथ इनके इनके कुछ कुछ एमसीक्यूज भी एमसीक्यूज भी देखेंगे, है देखेंगे, ना? है ना। तो तो साथियों, साथियों, काफ़ी काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आज का आज का लेक्चर लेक्चर रहने रहने वाला है, वाला है, क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ से से हम हम देखते आ देखते रहे आ हैं रहे हैं कि कि कोई भी कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्जाम हो, चाहे चाहे अभी अभी आप आप एमपी एमपी कांस्टेबल का कांस्टेबल का एग्ज़ाम एग्जाम दे दे रहे रहे हो, हो, या या फिर फिर अन्य अन्य अभी जो अभी जो आने आने वाले वाले एग्ज़ाम्स एग्जाम्स हैं हैं हमारे हमारे एमपीएससी एमपीएससी से से रिलेटेड रिलेटेड हो, हो, या या फिर फिर यूपीएससी एमपीपीएससी से से रिलेटेड हो, रिलेटेड हो, या या फिर फिर अन्य अन्य एग्ज़ामों से एग्जामों से रिलेटेड हो, रिलेटेड हो, जहाँ जहाँ पर पर मध्य मध्य प्रदेश से प्रदेश से संबंधित संबंधित कोई भी कोई भी अगर अगर नदियाँ नदियाँ पूछी पूछी जाती है, जाती है, तो तो इन इस इस लेक्चर के लेक्चर के माध्यम माध्यम से से आपको आपको उनमें वह से सारी सारी नदियाँ नदियाँ कवर कवर की की जाएंगी। जाएंगी। तो तो काफ़ी काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आप आप सभी के सभी लिए के ये लिए यह लेक्चर हो लेक्चर हो जाता है। जाता है। तो तो आप आप अंत अंत तक तक जरूर जरूर बने बने रहिएगा, रहिएगा, काफ़ी काफी अच्छे अच्छे तरीके से तरीके से आप आप हम हम सभी सभी यहाँ यहाँ पे पे इस इस डिस्कशन को डिस्कशन को आगे आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। और और काफ़ी काफी कुछ कुछ आपको आपको जानने को जानने को मिलेगा मिलेगा कि कि कैसे कैसे क्या 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 नदियों के नदियों के क्या क्या नाम नाम होते होते हैं प्राचीन प्राचीन समय में। समय में। साथ ही साथ ही साथ में साथ में कहाँ कहाँ स्थापित है, स्थापित है, किस किस जिले में जिले में स्थापित है, स्थापित है, कितनी कितनी डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है, क्या है, कौन सी कौन सी परियोजना परियोजना इस इस पे पे चल चल रही रही है ना। तो तो सारी सारी चाहे चाहे आप आप अभी अभी वर्तमान से वर्तमान से संबंधित संबंधित अगर कोई अगर कोई घटना घटना हुई हो, हुई हो, या या फिर फिर प्राचीन प्राचीन समय में समय में कोई कोई नाम नाम रहा रहा हो, हो, या या फिर फिर कुछ कुछ अन्य अन्य चीज़ें चीजें जो जो देखने देखने को को मिली मिली है, उनसे उनसे संबंधित संबंधित सारी सारी तथ्यों को तथ्यों को हम हम लोग लोग यहाँ यहाँ कवर कवर करेंगे। करेंगे। तो आप तो आप सभी सभी अंत अंत तक तक जरूर जरूर बने बने रहिएगा। रहिएगा। और और साथियों, साथियों, अगर अगर आप आप लोगों लोगों ने ने चैनल चैनल को को अभी अभी तक तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं नहीं किया, तो किया, तो आप आप चैनल को चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लीजिए। लीजिए। और और अगर वीडियो वीडियो अच्छा अच्छा लगे तो लगे तो लाइक लाइक जरूर जरूर करिएगा। करिएगा। तो तो साथियों, साथियों, हम हम स्टार्ट स्टार्ट करते हैं करते आज हैं का आज का हमारा हमारा ये यह लेक्चर। लेक्चर। तो तो और और साथ ही साथियों, साथियों, हम हम लोगों ने लोगों ने इसके इसके पूर्व भी पूर्व भी मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश पर पर काफ़ी काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेक्चर लेक्चर हमने हमने दिया था, दिया था, जिसपे जिसपे देखा देखा था था कि कि हम लोगों ने झीलों के झीलों के बारे में, बारे में या हो, या फिर फिर कौन 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 से कौन से मेले मेले ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज किए किए जाते हैं जाते हैं मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में, में, या या फिर फिर यहाँ की यहाँ की पहाड़ियों से पहाड़ियों से रिलेटेड रिलेटेड हो, हो, है ना? है ना। कोई भी कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से यहाँ से बनता बनता है, है। अधिकतर अधिकतर क्वेश्चन क्वेश्चन तो तो बनते ही बनते ही बनते हैं। बनते हैं। तो तो हम हम सारे सारे उस उस लेक्चर में लेक्चर में सारी सारी चीज़ें चीजें कवर कवर कर कर चुके हैं। चुके हैं। अगर अगर आप आप लोगों ने लोगों उस ने उस लेक्चर को लेक्चर को नहीं नहीं देखा है, देखा तो है, तो हमारे हमारे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में में या या फिर फिर प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में जाके जाके जरूर जरूर उस उस लेक्चर लेक्चर को को कवर कवर कर कर लीजिएगा, लीजिएगा, ताकि ताकि एग्जाम में एग्जाम में अगर अगर कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है बनता है, तो तो आप आप उससे उससे अच्छे अच्छी तरीके से तरीके से करके आओ। करके आओ। तो तो साथियों, साथियों, चलो चलो हम हम आज के आज के इस इस लेक्चर को लेक्चर पे स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। करते हैं। हम तो हम सबसे सबसे पहले पहले बात बात करेंगे करेंगे हमारे हमारे विंध्याचल विंध्याचल पर्वत पर्वत श्रेणी की श्रेणी की नदियों, या नदियों, या फिर फिर सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत पर्वत श्रेणी के श्रेणी के अंतर्गत अंतर्गत देखने देखने वाली वाली नदियों के नदियों के बारे में। बारे में। जैसा कि जैसा कि आप आप मध्य मध्य प्रदेश के प्रदेश के जो जो कि कि मैप पे मैप पे अगर अगर देख देख सको तो सको तो देख देख पा रहे पा रहे होंगे होंगे आप आप स्क्रीन स्क्रीन पर। पर। तो तो हम हम बात बात करेंगे करेंगे बारी 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 से बारी से सारी सारी नदियों को नदियों को कवर कवर करेंगे। करेंगे। तो तो आप आप मध्य मध्य प्रदेश के प्रदेश के नक्शे नक्शे पर पर आप आप अच्छी अच्छी तरीके से तरीके से देख रहे देख रहे होंगे होंगे कि कि चंबल चंबल कहाँ से कहाँ से निकल निकल रही है, रही ना? है ना। साथ ही साथ ही सिंध सिंध कहाँ कहाँ किस किस ओर ओर बह बह रही रही है। है ना। साथ ही साथ ही बेतवा बेतवा देख देख रहे रहे होंगे होंगे कि कि आप आप उत्तर उत्तर की की ओर ओर बहती हुई बहती हुई दिखाई दिखाई दे दे रही है। रही है। और और यहाँ यहाँ पे पे हमारा हमारा विंध्याचल विंध्याचल पर्वत पर्वत श्रृंखला श्रृंखला देखने को देखने मिल को मिल जाती जाती है ना? है ना। उसके उसके मध्य से मध्य से अगर अगर देखें देखे विंध्याचल विंध्याचल पर्वत पर्वत और और सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत के पर्वत के मध्य से मध्य से तो तो हमें हमें नर्मदा नर्मदा नदी नदी प्रवाहित प्रवाहित होती होती हुई हुई देखने देखने को को मिलती मिलती है। है। और और नर्मदा के नर्मदा के नीचे नीचे अगर अगर क्वेश्चन क्वेश्चन डायरेक्टली डायरेक्टली बनते बनते हैं साथियों, कि कि नर्मदा नर्मदा के के नीचे नीचे जो है जो है कौन कौन सी सी घाटी घाटी देखने को देखने को मिलती मिलती है, है ना। कि तो ये हमें हमें सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत पर्वत श्रेणी श्रेणी देखने देखने को को मिलता है मिलती है इसके इसके नीचे, नीचे, है ना? है ना। तो तो ये ये हमारी सतपुड़ा सतपुड़ा रेंज रेंज हो हो जाती है। जाती है। उसके उसके ऊपर ऊपर नर्मदा नर्मदा
हमें देखने को मिलती है, नर्मदा नदी बहती हुई। उसके ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने इसके पूर्व के लेक्चर में जो कि हमने अभी बात की थी कि विंध्याचल पर्वत से संबंधित हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखा था। साथ ही सतपुड़ा के बारे में देखा था कि कौन कौन सी इनके अंतर्गत हमें पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। और यहाँ की अगर सतपुड़ा पर्वत के नीचे अगर देखें तो यहाँ से हमें ताप्ती नदी बहती हुई दिखाई देती है, जो कि बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती देखने को मिलती है। हमें इसका उद्गम स्थल माना जाता है। साथ ही ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में यहाँ पे इसका अंतिम पॉइंट हो जाता है ना। तो इसका मुहाना कहाँ देखने को मिलता है? हमें अरब सागर में देखने को मिलता है। साथ ही हम लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी माही नदी देखने को मिलती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाता है। साथ ही साथ अधिकतर पूछा जाता है कि जो अमरकंटक जो श्रेणी होती है, जो हमें अनूपपुर में देखने को मिलती है, तो उसके वहां से कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो ये हमें जैसे देखने को मिल रहा है कि ऐसे नर्मदा नदी हो गई या फिर सोन नदी हो गई, है ना। तो ये दोनों ही नदी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, देखने को मिलती है। तो एक नर्मदा नदी होगी, सोन नदी होगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नदी है। हम एक बारी बारी से सारी नदियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे साथियों।
साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो कि दक्षिण की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो हमें काफी इंपॉर्टेंट नदियों में जैसे वर्धा नदी हो गई या फिर वेनगंगा नदी हो गई, तो इन नदियों के बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कहाँ किस नदी से मिलती है, कौन सी इसकी सहायक नदी है ना, कौन कहाँ यह मुहाना बनाती है ना, कौन सी इस पे ताप विद्युत परियोजनाएं चल रही है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट साइड पर। तो हम मध्य प्रदेश की जो कि प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अगर हम लोगों ने अभी देखा, जैसा कि हम लोगों ने मैप के थ्रू कि हमारे उत्तर की ओर प्रवाहित नदियों के बारे में देखा कि कौन कौन सी नदी हमारे उत्तर की ओर बह रही थी। तो हम उत्तर की ओर प्रवाहित अगर नदियों की बात करें तो चंबल हो गई, छिप्रा हो गई, काली सिंध, पार्वती सिंध, बेतवा, केन, टोस नदियों में देखने को मिलती। जैसे कि हम लोगों ने अभी इसके पूर्व देखा स्लाइड पे कि जो कि हमें चंबल नदी हो गई ना, तो सिंध नदी हो गई, बेतवा नदी, केन नदी, तमस नदी, सोन नदी, यह सारी ही नदी पूर्व की ओर बहती हुई देखने को मिल रही थी। साथ ही हम बात करते हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियों की, तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही नदी हो गई। तो यह तीनों नदी जो कि मध्य प्रदेश की है, और यह तीनों ही पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। साथ ही बात करते हैं हम पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों की, तो पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियां बहती है, सोन नदी हो गई, जोहिला हो गई, महान नदी हो गई, तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हो जाती है। तो डायरेक्टली इफेक्ट बनता है साथियों कि पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियां बहती है, तो ये तीनों ही नाम दे दिए जाएंगे, जैसे एग्जाम में सोन हो गया, जोहिला हो गई, महान हो गई, और साथ साथ इसमें ताप्ती नदी का अगर नाम दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नदी जो है वो पूर्व की ओर नहीं बहती है, तो हम जानते हैं कि भैया ताप्ती नदी कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। बाकी की जो तीनों नदियां, जो सोन है, जोहिला है, महान नदी, ये किस ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती हुई दिखाई देती है। तो काफी इंपॉर्टेंट इस टाइप के, अगर आप लोग सारी चीजों के बारे में अध्ययन करोगे तो आपका क्वेश्चन जरूर यहाँ से राइट होगा। साथ ही बात करते हैं साथियों दक्षिण की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, हम तो दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियों की बात करें तो इसमें हम वेनगंगा को देखते हैं, पेंच नदी हो जाती है, वर्धा नदी, प्राणहिता, कान्हा नदी, तो ये चारों पांचों जो नदियां हैं साथियों, ये हमें दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियों के अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसा कि हम लोगों ने मैप के थ्रू भी देखा था कि जो कि हमने अभी 2 से 3 नदियों को इसके अंतर्गत देखा है। बाकी नदियों के बारे में भी हम विस्तृत रूप से हमारे डिस्कशन में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से बहती हुई दिखाई देती है। तो आप दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियों को काफी अच्छे से देख लीजिएगा, साथ ही जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित नदी हो या फिर पश्चिम पूर्व की नदियों बहती हो, तो इन सारी नदियां काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इससे इस मैप को जो कि हम लोगों ने दिया है फ्लो चार्ट को, इससे काफी अच्छी तरीके से आप लोग इसे देख लीजिएगा कि किस डायरेक्शन में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो चलते साथियों अगले स्लाइड पर बात करते हैं हम काफी अच्छी नदियां जो कि किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। तो साथ ही हम बात करें मध्य प्रदेश की नदियों की दिशा और प्रवाह की, तो इसमें जो हम देखते हैं उत्तर पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती हुई देखने को मिलती है, चंबल नदी देखने को मिलती है। अगर हम इसकी चंबल नदी की बात करें तो यह हमें जो कि इसके उद्गम स्थल की अगर बात करें तो यह जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से होता है इसका उद्गम स्थल। तो उद्गम क्या हो जाएगा इसका, जानापाव महू, महू से यह इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। साथ ही इसकी सहायक नदी की बात करें तो सिंध हो जाती है, काली सिंध होती है, परवन होती है, चिलुआली जो कि इसकी सहायक नदी के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगर हम चमन नदी की अगर लंबाई की अगर बात करें तो कितनी देखने को मिलती है, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, अधिकतर इसकी लंबाई पूछ ली जाती है और किस डायरेक्शन में बहती है, कौन सी इसकी सहायक नदी होती है, तो इनके बारे में और भी हम अगले स्लाइड में जो कि हम लोगों ने काफी अच्छे शानदार तरीके से आप लोगों के लिए स्लाइड तैयार की है, तो उससे आप सारी चीजों का अवलोकन कर सकोगे। तो हम अगर बात करें उत्तर की ओर बहती हुई कौन सी नदी देखने को मिलती है, तो यह हमें बेतवा नदी देखने को मिलती है। तो अगर बेतवा नदी की अगर उद्गम स्थल की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल क्या हो जाता है साथियों, बताइए आप सभी, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका उद्गम स्थल क्या हो जाता है। तो अगर हम बताएं तो उसमें अगर हम बताते आपको इसकी लंबाई के बारे में, आप इसके उद्गम स्थल को जरूर बताइएगा। तो इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं 590 किलोमीटर हो जाती है।
590 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह कितना है, तो 232 किलोमीटर का प्रवाह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है ना। तो ये काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और साथ ही हम जिले का अगर नाम बता दें तो इसमें रायसेन में देखने को मिलता है। तो आप बताइएगा कि रायसेन में किस गांव से देखने को मिलती है ना। तो अगर इसकी सहायक नदी की बात करते हैं, इसमें जामनी हमें देखने को मिलती है, धसान हो गई, बीना नदी हो गई, तो इसके सहायक नदी के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो एक फैक्टर यह भी पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक जैसे 4 नदियों के अगर नाम दे दी जाए कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सी नदी का प्रवाह देखने को मिलता है, तो बेतवा जो नदी है उसका बुंदेलखंड में सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। तो आप सभी से जरूर याद रखिएगा। अगली बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी की बात करें तो यह विंध्य क्षेत्र के पूर्व भाग में बहती देखने को मिलती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो जो कि हमें अमरकंटक अनूपपुर से देखने को मिलता है। तो बारी बारी से इसके इसके भी हम फैक्ट आगे देखेंगे। अगली बात करते हैं हम नर्मदा की, जो कि मध्य प्रदेश को बीच में से काटती हुई देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था मैप पे। तो काफी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी है ऐसी कि जो कि मध्य प्रदेश को बीच से काटती है, तो ये नर्मदा नदी देखने को मिलती है। अगर इसके बात करें तो इसमें विंध्याचल पर्वत जो कि ऊपर की ओर हो जाता है, वही सतपुड़ा पर्वत जो कि दक्षिण में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में यह देखने को मिलती है। अगर इसकी लंबाई की हम चर्चा करें तो हमें 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है ना। और मध्य प्रदेश में अगर इसकी लंबाई की अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो इसकी लंबाई जो है मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाह इसका देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगर परसेंटेज वाइज पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कितने परसेंट यह बहती है, तो इसका परसेंट में भाग 87% भाग यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है ना। साथ ही हम बात करें 11% जो है वो गुजरात में देखने को मिलता है ना। गुजरात में आप देखने को मिलता है। और जो बचा हुआ 2% है, 2% भाग जो है यह हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो यह तीनों राज्य जो है, तीनों राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। तो साथ ही इसके जो परसेंटेज दिए गए हैं इन्हें भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए, तो आप सभी से जरूर याद रखिएगा। साथ ही अगर इसके सहायक नदियों की हम बात करेंगे अगले कुछ स्लाइडों में। और हम एक चीज बता दें कि इसमें जो इसकी अगर नदियों की बात करें कि कितनी नदी है, इसके सहायक नदियां है, तो इसकी सहायक नदियों की डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो इसकी सहायक नदियों की अगर चर्चा करें तो 41 सहायक नदियां हो जाती है, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदियां कही जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से जरूर बनता है साथियों, इसे जरूर आप सभी याद रखिएगा। चलते साथियों अगली नदी पर। अगली नदी की अगर बात करें हम दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदी की, तो दक्षिण पूर्व की ओर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हम लोगों ने मैप में देखा था, वेनगंगा नदी का नाम आता है। अगर वेनगंगा नदी की बात करें तो यह महाराष्ट्र की ओर जाकर गोदावरी में मिलती है। तो यह किसकी सहायक नदी हो जाती है, यह गोदावरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है वेनगंगा नदी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्व में बहती है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों ही आप सभी के लिए, है ना। और अगर हम वेनगंगा नदी के ही बारे में अगर चर्चा करें तो इसके उद्गम स्थल की अगर बात की जाए तो उद्गम स्थल कहाँ हो जाता है साथियों। उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल हो जाता है मुंडारा गांव, जो कि गोपालगंज सिवनी में देखने को मिलता है। तो कहाँ से माना जाता है इसका, गोपालगंज सिवनी से। तो सिवनी आप याद रखिएगा कि सिवनी के गोपालगंज से माना जाता है, गोपालगंज ना। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, आप सभी जरूर याद रखिएगा, इसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और इसकी अगर लंबाई की हम बात करें कि कितने किलोमीटर इसका प्रवाह देखने को मिलता है, तो 569 किलोमीटर का प्रवाह हमें देखने को मिलता है। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो जिसमें वर्धा हो गई है ना, बाघ हो गई, अंधरी हो गई, गरहवी हो गई, साथ ही साथ बावनथड़ी हो गई, पेच नदी हो गई। तो काफी इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियां हो जाती है सारी। तो आप पेच नदी का जरूर याद रखिएगा। पेच नदी का अधिकतर पूछा जाता है कि पेच नदी किसकी सहायक नदी है। तो पेच नदी जो है आपकी वेनगंगा नदी की सहायक नदी के अंतर्गत देखने को मिलती है।
तो अगर हम इस पे काफी इम्पोर्टेंट परियोजना भी है साथियों, तो अगर हम वेनगंगा नदी पर ही परियोजना की अगर चर्चा करें तो इस पे आ जाता है सबसे पहले हमारा संजय सरोवर परियोजना, है ना। तो संजय सरोवर परियोजना की अगर बात करें तो इसे किस नाम से भी जाना जाता है, संजय सरोवर परियोजना को। संजय सरोवर परियोजना को भीमगढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि भीमगढ़ बांध को किस नाम से जाना जाता है। भीमगढ़ बांध जो है उसको संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है ना, जो कि वेनगंगा नदी पर ही सिवनी जिले में देखने को मिलता है। तो आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा कि भीमगढ़ बांध हमारे वेनगंगा नदी पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ साथियों जो कि मध्य प्रदेश की पहली नहर इस पे निर्मित है, वेनगंगा नहर के नाम से जाना जाता है जिसका जिसके अगर निर्माण की अगर बात करें, है ना, तो वेनगंगा नहर आप जरूर याद रखिएगा। वेन गंगा नहर जो कि हमारे मध्य प्रदेश की पहली नहर देखने को मिलती है, वेनगंगा नहर। तो अगर इसके शुरुआत की अगर बात करें तो कब देखने को मिलती है, 1923 में देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वेनगंगा नहर की, यह 1923 में देखने को मिलती है। इसका निर्माण किया था, है ना। और जो वेनगंगा नदी के समीप साथियों इस पे पहाड़ी पर एक झरना देखने को मिलता है। तो झरने का जो कि जलप्रपात भी कहा जाता है जिसे, तो यह गांगुल पारा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांगुल गांगुल पारा जलप्रपात कहाँ बनता है। तो गांगुल पारा जलप्रपात जो है वो भी वेनगंगा नदी पर देखने को मिलता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा साथियों, गांगुल पारा, है ना। साथ ही हम लोग इसमें जैसे वेनगंगा नदी को ही साथियों पुराणों में जो है बेवा हो गई या फिर वैया हो गई, दीदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे वेनगंगा नदी को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें हो गई बेवा हो गई, है ना। साथ ही वैया हो गई, दीदी हो गई, दीदी। तो ये तीनों ही काफी इम्पोर्टेंट पौराणिक नाम है इसके, पुराणों में इस नाम से इसे जाना जाता था। तो ये सारे जो फैक्टर है वेनगंगा नदी से संबंधित काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है साथियों। तो चलती साथियों अगले नदी पर जो कि हम बात करेंगे, दक्षिण मध्य की ओर दिखी जाने वाली नदी जो कि हमारे हमें पश्चिम की ओर बहती हुई दिखाई देती, ताप्ती नदी के बारे में, जो कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये मुल्ताई ताप्ती बैतुल से देखने को मिलती है ना। बैतुल में स्थित मुल्ताई नामक तहसील से देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। इसकी अगर लंबाई की अगर बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। साथ ही इस पे अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, सहायक नदियों के पहले अगर हम इसके मुहानों की और इसके बहते हुए किन राज्यों में बहती है अगर इसकी बात करें तो यह जो कि इसके मुहाना खंबात की खाड़ी में गिरती हुई देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है ये ताप्ती नदी जो है जो कि मध्य, हम लोगों ने इसके पूर्व चर्चा की थी कि ये मध्य प्रदेश हो गए, है ना, साथ ही साथ गुजरात हो गई, साथ ही महाराष्ट्र हो गई, महाराष्ट्र हो गया। तो ये तीनों ही राज्यों में इसका प्रवाह देखने को मिलता है। ताप्ती नदी की बात करें तो 724 किलोमीटर हो जाती है। सहायक नदी की अगर चर्चा करें तो इसमें पूर्णा हो गई, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अर्नावती हो गई। मतलब यह इन सहायक नदियों के अंतर्गत देखने को मिलता है इन सारी नदियों को। साथ ही साथ इसके साथ ही काफी इंपॉर्टेंट परियोजना हमें देखने को मिलती है। तो हम अगर इम्पोर्टेंट परियोजना पर अगर बारी बारी से चर्चा करें तो साथ ही हम लोग एक नए स्लाइड पर देख लेते हैं सारी चीजों को जो कि ताप्ती नदी से संबंधित है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं। तो हम बात करें अगर ताप्ती नदी की, एक मिनट दीजिए साथियों। तो हम बात करते हैं ताप्ती नदी की, जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई देखने को मिलती है हमें। जिसके अगर उद्गम स्थल की अगर बात करें, उद्गम की, तो उद्गम कहाँ से देखने को मिलता है, अभी जैसे हम लोगों ने चर्चा की। तो आप लोग जरूर इसे रिपीट करते रहिएगा ताकि आप लोग जल्दी से इसे याद कर सको। मुल्ताई नामक क्षेत्र से देखने को मिलता है जो कि कहाँ पे, किस जिले में, बैतूल में देखने को मिलता है।
तो ये हो जाती इसका उद्गम स्थल। साथ ही अगर इसकी लंबाई की अगर चर्चा करें तो लंबाई कितनी हो जाती है, 724 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है ना। साथ ही साथ इसकी अगर सहायक नदियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हो जाती है, तो इसमें हम देखते हैं पूर्णा हो गई, है ना। साथ ही साथ इसमें गिरना हो गई, पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा। इनमें से साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्णा किसकी सहायक नदी, या फिर गिरना नदी, बोरी नदी हो गई, या फिर इनसे संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आप सभी इसे एक दो बार प्रैक्टिस करते रहिएगा कि कौन सी नदी कहाँ पे है। अमरावती नदी हो गई, तो यह भी नदी इस पे देखने को मिलती है इसकी सहायक नदी के रूप में। और साथ ही साथियों हम बात करें तो किन राज्यों से ये बहती हुई देखने को मिलती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एमपी हो गई, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इन तीनों ही स्टेटों से इसका प्रवाह देखने को मिलता है। तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट आप सभी के लिए। कहाँ पे इसका मुहाना हो जाता है, तो ये खंबात की खाड़ी में देखने को मिलता है, खंबात की खाड़ी में देखने को मिलता है ना। तो इसे जरूर देखेंगे, मुहाना हो जाता है। साथ ही साथ इस पे जो बांध परियोजना जो है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसे काफी इम्पोर्टेंट बांध परियोजना देखने को मिलती है हमें। तो अगर पहले हम बात करें तो इस पे पारसडो बांध हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पारसडो जो बांध है किस नदी पर बना है, तो यह हमें पारसडो बांध जो है ताप्ती नदी पर देखने को मिलता है, जो कि बैतूल में स्थित है, बैतूल जिले में देखने को मिलता है। साथ ही दूसरा अगर बांध की अगर हम चर्चा करें, दूसरा बांध जो कि हटनूर बांध देखने को मिलता है, तो हटनूर बांध भी इसी नदी पर देखने को मिलता है। हटनूर बांध जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। साथ ही साथ तीसरी परियोजना की बात करें तो उकाई परियोजना इस पे देखने को मिलती है, उकाई परियोजना। यहाँ से भी क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में बने हैं साथियों, इसलिए आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा। हो सकता है आपके शिफ्ट में आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि गुजरात की काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है। तो ये तीनों ही आप देख सकते हो, पारडो परियोजना जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में देखने को, हटनूर जो कि महाराष्ट्र में, और उकाई परियोजना जो कि गुजरात में देखने को मिलती है। साथ ही साथ ताप्ती नदी के किनारों पे कौन कौन से शहर बसे, यह भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया इस नदी के किनारे पे कौन सा गाँव है, कौन सा शहर है। तो हम अगर बात करें हमारे ताप्ती की, तो इस पे हो जाता है हमारे मध्य प्रदेश से बुरहानपुर, बुरहानपुर है ना। साथ ही साथ इस पे भुसावल हो गया है ना, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र देखने को मिलता है। और साथ ही हम बात करें सूरत की, तो सूरत भी जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ ही इसमें मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं, ये भी आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ ताप्ती नदी के पुत्र जो कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कुरु वंश की उत्पत्ति किस नदी से मानी जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कुरु वंश की उत्पत्ति किस नदी से मानी जाती है, तो ये ताप्ती नदी का आप जरूर याद रखिएगा कि ताप्ती नदी से देखने को मिलता है। साथ ही साथ ताप्ती जो नदी है नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि भैया नर्मदा जो है जो हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से होती है, तो वैसे ही सतपुड़ा और अजंता जो पर्वत होता है, सतपुड़ा जो कि ऊपर की ओर और अजंता पर्वत नीचे की ओर, तो उसके मध्य से हमें ताप्ती नदी का प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये स्लाइड जरूर देख लीजिएगा आप सभी। चलते साथियों अगले नदियों पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करें हमारे पश्चिम की जो कि नदी, तो माही नदी जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की थी, यह मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर बहती है, जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती हुई देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे भी संबंधित हो जाते हैं साथियों। तो साथियों अगर हम माही नदी से संबंधित अगर फैक्ट देखें, तो माही नदी से भी काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो इसके उद्गम स्थल की अगर चर्चा करें कि माही नदी का उद्गम कहाँ देखने को मिलता है, तो यह जो मिंडा गांव जो है, मिंडा गांव से देखने को मिलता है। मिंडा गांव जो कि सरदारपुर धार में हमें देखने को मिलता है।
है ना। तो धार का या मेंढका जो कि सरदारपुर में देखने को मिलता है। जिसकी अगर मुहाने की अगर चर्चा करें तो यह खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना हो जाता है। मुहाना कहा हो जाता है खंबात की खाड़ी में। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। इसकी लंबाई की अगर चर्चा की जाए कि लंबाई कितनी हो जाती है, तो लंबाई हमें देखने को मिलती है 583 किलोमीटर। तो माही नदी की लंबाई पूछ ली जाएंगी तो आप इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा कि ये 583 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है। अगर हम इसके सहायक नदियों की चर्चा करें तो सहायक नदियों में हम देखते हैं कि सोम हो गई, है ना, जाप नदी हो गई, अनास नदी हो गई, साथ ही साथ जाखम नदी हो गई। तो इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसकी अगर माही नदी की परियोजना की अगर बात की जाए तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है साथियों। तो माही नदी पे काफी इंपॉर्टेंट परियोजना जो कि पहली हो जाती है जमनालाल बजाज। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जमनालाल बजाज परियोजना किस नदी पर है। तो जमनालाल बजाज परियोजना की बात करें तो यह माही नदी पर हो जाती है। किस स्थान पर है साथियों जमनालाल बजाज परियोजना, जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है ना। साथ ही इस पे दो परियोजना देखने को मिलती है, जो कि एक जमनालाल बजाज हो गई, एक हो जाती है कडाना परियोजना, कडाना बांध परियोजना, है ना। तो अधिकतर क्वेश्चन बांधों से पूछे जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा कि आप कडाना बांध किस नदी पर देखने को मिलता है। तो कडाना बांध जो हो जाता है माही नदी पर देखने को मिलता है। कि कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में होता है कडाना बांध। तो माही नदी पे दो परियोजना है, जो कि जमनालाल बजाज हो गई, या कडाना बांध परियोजना हो गई। साथ इसकी लंबाई हो गई जो कि 583 किलोमीटर। उद्गम स्थल हो गया मेंढा गांव धार में, है ना, जो कि कहाँ पे हमें देखने को मिलता है सरदारपुर में। मुहाना का हो गया खंबात की खाड़ी में। सहायक नदियां कौन कौन सी, सोम हो गई, चाप हो गई, अनास हो गई, जाखम हो गई, तो ये इसकी सहायक नदियां हो जाती है। साथ ही साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता ही चुका हूँ कि यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो कर्क रेखा को यह मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो कि दो बार काटती है। साथ ही साथ साथियों यह जो बेनेश्वर त्रिवेणी संगम का भी निर्माण करती है। जो कि इसके अंतर्गत हम बात करें त्रिवेणी संगम की, तो जो कि हमें राजस्थान में माही हो गई, सोम हो गई, जाखम, ये तीन जो नदियां होती है माही, सोम, जाखम, अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। ये तीन जो नदियां है बेनेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए हो जाता है। साथ ही एक फैक्ट यह है कि आदिवासी की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आदिवासी की गंगा माही नदी को कहा जाता है। तो आदिवासी की गंगा किस नदी को कहा जाता है साथी, तो आदिवासी की गंगा माही नदी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप सभी याद रखिएगा। चलते साथियों अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो हम इस स्लाइड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की, साथ ही उसके उद्गम स्थल, जो कि हम लोगों ने काफी कुछ नदियों के देखे हैं। अन्य नदियों के भी देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है और काफी इंपॉर्टेंट है हमारे परीक्षा के लिए। साथ ही उद्गम स्थल हो गए, मुहाना हो गया, लंबाई कितने किलोमीटर हो गई थी, साथ ही साथ प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, उसकी क्या विशेषता है, कौन कौन सी परियोजना इस पे स्थापित है, कौन कौन से बांध इस पे स्थापित है, या फिर जलप्रपात कौन से स्थापित है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, तो साथियों से निवेदन है कि आप सभी इसे चैनल को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली और अच्छी वीडियो आप तक ये पहुंच सके। तो हम बात करें मध्य प्रदेश की नदियों की, तो साथियों हम लोग सर्वप्रथम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, देखते हैं। तो हम नर्मदा नदी की अगर चर्चा करें तो नर्मदा नदी का हम जैसे उद्गम जानते ही है कि अमरकंटक अनूपपुर से देखने को मिलता है, मैकाल हिल से। साथ ही इसके मुहाने की बात करें तो खंबात की खाड़ी गुजरात में देखने को मिलता है। लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर हो जाती है। सहायक नदियों की चर्चा करें तो इसमें तवा हो गई, शक्कर हो गई, गोर हो गई, हिरन हो गई, खांडला, हरसुल, मान, दूधी, इस टाइप की हम देखते हैं कि हम लोगों ने एक संख्या देखी थी कि नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां होती। तो आप सभी इसका प्रश्न जरूर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि नर्मदा नदी पर कुल कितनी सहायक नदियां इसकी।
है ना। साथ ही इसकी विशेषता की अगर बात करें तो सबसे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदियों में देखने को मिलती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में इसका बहाव सूत्र 1077 हो जाता है मध्य प्रदेश में। साथ ही इसके नामों की अगर चर्चा करें तो इसमें रेवा, नर्मदा, है ना, तो ये इसके नाम हो जाते हैं। तो हम नर्मदा नदी से संबंधित काफी कुछ फैक्ट हमें देखने को मिलेंगे, तो हम बारी बारी से सारी फैक्ट को देखते हैं साथियों। आप सभी बने रहिएगा। तो हम नर्मदा नदी की अगर चर्चा करें तो इसके सर्वप्रथम हम इसके उद्गम क्षेत्र को देखते हैं। तो उद्गम हम कहाँ देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा कर ही चुके हैं, अमरकंटक में देखने को मिलता है। अमरकंटक अनूपपुर है ना जिले में। साथ ही हम इसके मुहाने की अगर बात करें तो मुहाना कहाँ हो जाता है, मुहाना हो जाता है खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है ये, है ना, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होती है खंबात की खाड़ी में। लंबाई की अगर चर्चा करें तो लंबाई कितनी हो जाती है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। मध्य प्रदेश में कितनी हो जाती है, तो एमपी में 1077 किलोमीटर हो जाती है ना। साथ ही साथ हम इसके बात करें कि संपूर्ण अफवाह क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है, तो संपूर्ण अफवाह क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो हम लोगों ने बात की थी 87% कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। साथ ही 11% का होता है गुजरात में। साथ ही हम बात करें 2% जो है हमारा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमपी, गुजरात और ये महाराष्ट्र, ये तीनों और स्टेट में बहती हुई देखने को मिलती है ना। तो इसके अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुसार ये सारी अफवाह क्षेत्र देखने को मिलते हैं हमें। तो आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियों की अगर चर्चा करें तो कितनी हो जाती है, 41 सहायक नदियां देखने को मिलती है ना। जो कि बाएं तरफ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बाएं तरफ कितनी है और दाहिने तरफ कितनी है। तो 41 सहायक नदियां तो है, तो हम बात करें सबसे पहले बाएं तरफ की नदियों की। तो बाएं तरफ की अगर नदियों की चर्चा करें तो कितनी हो जाती है, 22 नदियां बाएं तरफ से घिरी है। और साथ ही साथ दाएं तरफ की अगर बात करें तो दाहिने तरफ से 19 नदियां इससे मिलती है। तो इस कुल मिलाकर ये 41 नदियां हो जाती है साथियों, जो कि नर्मदा की सहायक नदियां देखने को मिलती है। अगर हम काफी इम्पोर्टेंट बाई तरफ की नदियों की अगर चर्चा करें तो बाएं तरफ की नदियों में हम लोग देखते हैं थावर है, बंजर है, सेर है, शक्कर है, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई। ये सारी जो नदियां ये बाएं तरफ से मिलती है। अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है साथियों, जैसे कि अभी एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिला था कि जो बेतवा जो नदी है यह यमुना नदी के किस भाग से मिलती है, किस तरफ से मिलती है, बाएं से मिलती है या दाएं से मिलती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसके डायरेक्शन की किस साइड से भी मिलती है ना। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बाएं तरफ से 22 नदियां मिलती है, जो कि हम लोगों ने अभी नाम देखे। साथ ही हम दाहिने तरफ की अगर नदियों की बात करें तो 19 नदियां देखने को मिलती है, जिसमें बात करें तो हिरण होगी, वारणा, कोलार, मान, हथिनी नदी। तो यह जो है ये दाहिने तरफ से मिलती है ना। तो हम बात अगर देखें तो इस टाइप से अगर प्रवाहित हो रही तो ये इसका जो हो जाएगा ये दाहिना हैंड हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा। तो आप सभी से जरूर ध्यान रखिएगा। तो कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसे क्योंकि ये हमें खंबात की खाड़ी अरब सागर साइड बैठी हुई देखने को मिलती है, तो इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भैया राइट हैंड से कितनी हो जाती है, 19 नदियां हमें देखने को मिलती है, लेफ्ट से हमें 22 नदियां इसमें सम्मिलित होती हुई देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी से जरूर याद रखिएगा, है ना। अगर हम इसके परियोजना की अगर चर्चा करें साथियों कि इस पे कौन कौन सी परियोजना हमें देखने को मिलती है या यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो हम बारी बारी से एक एक परियोजना के बारे में भी देख लेंगे। तो हम चलते हैं साथियों अगले स्लाइड पर, बात करते हमारे इस पे नर्मदा नदी पे जो की परियोजनाओं के बारे में। तो हम बारी बारी से परियोजनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे थावर परियोजना की। थावर परियोजना कहाँ देखने को मिलती है, थावर परियोजना की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर देखने को मिलती है, जो कि मंडला जिले में स्थित है, मंडला जिले में स्थित है ना। तो ये थावर परियोजना हो जाती है। सेकंड हम बात करते हैं अवंतीबाई परियोजना, जो कि कहाँ स्थित है, जबलपुर में देखने को मिलती है। तो अवंतीबाई परियोजना हो जाती है।
तो आप इस जिलों का नाम जरूर याद रखिएगा कि किस जिले में है। अवंतीबाई परियोजना जबलपुर जिले में हो जाती है। थर्ड की अगर हम बात करें तो इंदिरा सागर परियोजना हो जाती है। तो इंदिरा सागर परियोजना की बात करें तो इंदिरा सागर परियोजना जो कि हमें खंडवा में देखने को मिलती है। चौथी हम बात करते हैं देजला देवड़ा परियोजना। तो देजला देवड़ा जो परियोजना है हमें खरगोन में देखने को मिलती है ना, खरगोन जिले में देखने को मिलती है। साथ ही 5वें नंबर की अगर बात करें महेश्वर परियोजना, अधिकतर क्वेश्चन बनते साथियों कि महेश्वर परियोजना कहाँ देखने को मिलती है। यह हमें खरगोन जिले में देखने को मिलती है। किस नदी पर देखने को मिलती है, तो ये हमें नर्मदा नदी पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ मान परियोजना हो जाती है। तो मान परियोजना कहाँ देखने को मिलती है, धार जिले में देखने को मिलती है। साथ ही हम अन्य परियोजना की अगर बात करें तो इसमें आ जाती है चंद्रशेखर परियोजना। चंद्रशेखर परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना, एक मिनट दीजिए। चंद्रशेखर चंद्रशेखर परियोजना, तो चंद्रशेखर परियोजना कहाँ हो जाती है, अलीराजपुर में देखने को मिलता है ना, तो ये याद रखिएगा। साथ ही हम बात करते हैं लोअर गोई परियोजना की। तो लोअर गोई जो परियोजना है साथियों, लोअर गोई परियोजना, तो लोअर गोई परियोजना जो कि हमें देखने को मिलती है बड़वानी में, है ना। तो आप सभी जिलों का नाम अवश्य याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट परियोजना आती है इसमें सरदार सरोवर परियोजना, है ना, सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना कहाँ देखने को मिलती है साथियों, ये नर्मदा जिला जो कि गुजरात में हो जाता है। सरदार सरोवर परियोजना देखने को मिलती है। तो यह सारी परियोजना हो जाती है साथियों, 8-9 परियोजनाएं, काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है यहाँ से परियोजनाओं से। तो नर्मदा नदी से रिलेटेड जो भी परियोजना अगर पूछी जाएंगी तो इनसे संबंधित ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ये सारी ही परियोजना आपको नर्मदा नदी से संबंधित देख रहे हैं। साथ ही इस पे अगर बात करें जलप्रपात की कौन कौन से जलप्रपात हमें देखने को मिलते हैं, तो जलप्रपात की अगर बात करें तो इसमें आप नाम सुनते जाइए, कपिल धारा हो गया, साथ ही साथ दुग्ध धारा हो गया, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। तो ये सारी जो जलप्रपात है साथियों, ये अमरकंटक अनूपपुर जिले में देखने को मिलते हैं। तो आप रिपीट इससे जरूर देख लीजिएगा, जरूर सुन लीजिएगा कि इस पे कौन कौन सी धारा है जो कि अनूपपुर जिले में देखने को मिलते हैं। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा हो गई, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। तो जितनी भी धारा है साथियों, ये हमें अनूपपुर जिले में अमरकंटक जो कि अमरकंटक है, तो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पर है। साथ ही हम बात करें सेकंड की, जो कि हमें भेड़ाघाट जबलपुर में देखने को मिलता है। तो कौन सा जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में देखने को मिलता है, तो आप सभी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बात करते हैं मंधाता जलप्रपात की। अगर मंधाता जलप्रपात की बात करें तो ये हमें खंडवा में देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं हम सहस्त्रधारा जलप्रपात की। सहस्त्रधारा जलप्रपात दो की हमें महेश्वर खरगोन में देखने को मिलता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में आ जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है सहस्त्रधारा जलप्रपात का है तो महेश्वर खरगोन। जखानी कहा जाता है, जखानी जलप्रपात। तो जखानी जलप्रपात ये गुजरात में देखने को मिलता है, नर्मदा नदी पर। तो ये सारे जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों। तो बारी बारी से आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार फिर से आप रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इसे बारी बारी से देखते रहिएगा। और साथियों जो कि हमने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आप जितना सर्च करेंगे उतनी बार आप रिपीट करोगे उस क्वेश्चन को और आपको जरूर क्वेश्चन जरूर याद हो जाएगा, है ना। तो चलते साथियों, ये नर्मदा नदी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इस पे काफी इंपॉर्टेंट घाट भी देखने को मिलते हैं। अगर हम नर्मदा नदी से संबंधित घाटों की अगर बात करें, तो अगर घाटों की बात करें तो उसमें गौरी घाट हो जाता है,
गौरी घाट जो कि कहाँ जबलपुर में देखने को मिलता है ना, जबलपुर। साथ ही हम बात करें इस पे सेठानी घाट, सेठानी घाट, तो यह कहाँ देखने को मिलता है, सेठानी घाट ये होशंगाबाद में देखने को मिलता है ना, नर्मदापुरम जो कि। और साथ ही साथ बरमान घाट हो जाता है, बरमान घाट का गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। साथ ही साथ महेश्वर घाट जो कि हम लोगों ने बात की थी, महेश्वर का है खरगोन में, महेश्वर घाट जो कि हमें खरगोन में देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट महेश्वर घाट के रूप में देखने को मिलता है, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है इस। और महेश्वर घाट जो कि हमारी नर्मदा निर्माण जिसका है देवी अहिल्याबाई ने करवाया था, तो यहाँ से दो फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि महेश्वर घाट का निर्माण जो कि अहिल्याबाई ने करवाया था। साथ ही यह सबसे लंबा नदी घाट देखने को मिलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। साथ ही साथ नर्मदा नदी की बात करें तो जो ये मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रवाहित होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नर्मदा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो 16 जिलों से प्रवाहित होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो नर्मदा जो नदी है 16 जिलों से प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के, तो ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा साथियों, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं आप सभी के लिए, इसे इस लेक्चर को जरूर आप रिपीट देख लीजिएगा। चलते साथियों अगले नदी पर, जो कि हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी की अगर बात करें तो ये जानापाव पहाड़ी इंदौर से देखने को मिलती है, इसका उद्गम स्थल। समाप्ति मोहाना की बात करें तो यमुना नदी इटावा में देखने को मिलता है, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी में जाके सम्मिलित होती है। साथ ही साथ लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर हो जाती है। इसमें सहायक नदी बनास, पार्वती, काली सिंध, सिवनी, कुशल, कुली नदी हो जाती है। विशेषता की अगर चर्चा करें तो मालवा में निर्मित प्रमुख अंत्येष्टि नदी है। अन्य नामों की बात करते हैं इसमें चंपावती, चरमनी, अन्य नदियां हमें देखने को मिलती है। तो हम चंबल नदी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, साथ ही काफी इंपॉर्टेंट नदी है और अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो चंबल नदी के बारे में हम बारी बारी से चर्चा कर लेंगे। तो साथ ही हम चंबल नदी के अगर बारे में देखें तो चंबल नदी की अगर उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल कहाँ हो जाता है, जानापाव पहाड़ी महू में देखने को मिलते हैं। जानापाव पहाड़ी महू में हमें देखने को मिलता है, इंदौर के समीप, है ना। तो अगर इसके लंबाई की अगर चर्चा करें तो कितनी हो जाती है, 965 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। और साथ ही इसकी अगर हम मुहाने की अगर चर्चा करें तो मुहाना कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की इटावा जिले में किससे मिलती है, इटावा के समीप, इटावा के पास, ये किसमें, यमुना में जाके मिलती है, यमुना में देखते हैं ना, यमुना नदी में मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों कि किस नदी में मिलती है, तो यमुना में जाके मिलती है चंबल नदी। तो किस साइड से मिलते हैं, तो दाहिने साइड से मिलते हैं, है ना, तो दाहिने साइड से मिलते हैं, दाएं से मिलती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था साथियों एमपी कांस्टेबल में 2025 के एग्जाम में, तो आप सभी से जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके प्रमुख सहायक नदियों की, कौन कौन सी नदी है इसके सहायक नदी है। सहायक नदियों में हम बात करें क्षिप्रा नदी हो गई, सिवना नदी, काली सिंध नदी, पार्वती, पुनो, बनास, सीप नदी, तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट नदी जो कि सिवना नदी के बारे में हम चर्चा करें, जो कि इसकी सहायक नदी है, सिवना नदी के बारे में हम देखते हैं। तो सिवना नदी जो है साथियों ये रतलाम जिले के समीप जो है पिपलोदा के समीप से होता है इसका उद्गम स्थल। ये मंदसौर में इस नदी को पशुपति का मंदिर स्थित इस नदी के तट पे, यह यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि सिवना नदी के जो तट पर है कौन सा मंदिर स्थापित है, तो पशुपति नाथ जी का मंदिर है। अधिकतर एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो ये फैक्ट जरूर आप याद रखना है। तो पशुपति नाथ का मंदिर किस नदी के तट पर देखने को मिलता है, सिवना नदी की। कहाँ पे स्थित है, मंदसौर में स्थित है ना, मंदसौर। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से जरूर याद रखिएगा। साथ ही हमने कौन कौन सी नदियों की बात की, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास, सीप नदी, तो ये सारी नदियां चंबल की सहायक नदियां हो जाती है।
साथ ही हम बात करें साथ ही उसमें एक जो नदी है बनास नदी आती है। बनास नदी के बारे में भी देख लेते हैं। बनास नदी जो है इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी के कुंभलगढ़ से देखने को मिलता है। तो कौन सी नदी है? बनास नदी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएंगे कौन सी नदी जो राजस्थान से प्रवाहित होती हुई आती है और चंबल में जाके मिलती है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तो इसमें आप बता दीजिएगा कि बनास जो नदी है ये इसकी सहायक नदी हो जाती है। चंबल की सबसे बड़ी भी सहायक नदी जो है ना बनास नदी, बड़ी सहायक नदी है ना। और राजस्थान के अरावली रेंज से तो इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है कुंभलगढ़ से। तो इस फैक्ट को जरूर आप याद रखना। हाँ, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी साथियों। साथ ही इसकी परियोजना की अगर बात करें कि चंबल नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, तो हमें इन चंबल नदी पर काफी इंपॉर्टेंट 3 परियोजना हमें देखने को मिलती है। तो पहली हम बात करें कि गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना हो जाती है। गांधी सागर परियोजना की बात करें तो हमें मंदसौर में देखने को मिलती है ना। सेकंड हम बात करें राणा सागर परियोजना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राणा सागर जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है और कहाँ पे स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में देखने को मिलता है ना। साथ ही हम थर्ड बात करें इसमें जवाहर सागर की। जवाहर सागर की अगर चर्चा करें तो यह हमें कोटा राजस्थान में देखने को मिलता है ना। तो ये 3 जो परियोजना साथियों काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है जो कि चंबल नदी पे स्थापित है। तो आप सभी इसे जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसके ऊपर जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो हम जलप्रपात के बारे में भी देख लेते हैं। जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हो जाता है चूलिया जलप्रपात, जो कि भैंसरो और गढ़गढ़ कोटा में देखने को मिलता है। साथ ही साथ शीतला माता जलप्रपात जो कि कहा हो जाता है इंदौर में देखने को मिलता है। तो चूलिया कहा हो जाता है साथियों कोटा राजस्थान में, शीतला माता इंदौर में और झाड़ीदा जलप्रपात। तो यह तीनों में से काफी इंपॉर्टेंट है तीनों ही नाम। तो झाड़ीदा और जलप्रपात की बात हो या शीतला माता की बात हो या चूलिया जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं साथियों। चलते हम अन्य नदियों पे। ये चंबल नदी से संबंधित फैक्ट हो गए। हम बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है, मैकाल हिल से इसका उद्गम स्थल हो जाता है। दीघवारा घाट जो है पटना में ही है, जो जाके मिलती है। तो किस नदी से मिलती है? यह गंगा नदी से मिलती है। गंगा की सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी मानी जाती है। कितनी हो जाती है इसकी लंबाई? तो 780 किलोमीटर देखने को मिलता है। साथ ही इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हुए गोहिरा हो गई, रीह हो गई, गोंद हो गई, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखने को मिलती है। साथ साथ इसकी विशेषता की अगर चर्चा करें तो सोन घाटी नीचे क्षेत्र में सोना मिलने से नाम इसका पड़ा था। माना जाता है कि इसकी घाटियों में सोना मिला था, तो जिससे इसका नाम सोन नदी पड़ा। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ तक देखे हम लोगों ने। चलते साथियों अगले नदी पर जो कि सिंध नदी के बारे में देखें। तो इसका मूलतः विदिशा से माना जाता है इसका उद्गम स्थल है ना। और हम बात करें इसके मोहाने की, जो कि यमुना नदी हो जाता है हमीरपुर उत्तर प्रदेश के समीप। लंबाई की चर्चा करें तो 724 किलोमीटर। पारी, पोहारी, पारस, महुआ, कुंडी, दसान इसकी सहायक नदियां हो जाती है। मालवी की प्रमुख नदी है मालवा की। सिंध जो नदी है मालवा की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। साथ ही श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी में यह बहती हुई देखने को मिलती है। बेतवा नदी की अगर बात करें तो इसमें झुमरी ग्राम रायसेन में देखने को मिलता है इसका उद्गम। यमुना नदी हमीरपुर में इसकी सहायक नदी हो जाती है। सहायक नदी मतलब यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? बेतवा, जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है। लंबाई कितनी हो जाती है? 590 किलोमीटर हो जाती है बेतवा नदी की। सहायक नदी में भीम, सजन, जमनी इसकी सहायक नदी है। विदिशा, झांसी के बीच बेतवा का संगम बेतवा झांसी परियोजना से जुड़ा हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर आप सभी याद रखिएगा।
इसी अंतर्गत हम मारी नदी की बात करें तो यह मिंडुल धार से इसका उद्गम देखने को मिलता है, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी मानी जाती है। लंबाई भी 583 किलोमीटर हो जाती है। साप, सूला, अनास, पिपरी, कालीसिंध इसकी प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आप सभी इसे जरूर देख लीजिएगा साथियों। माही मारी मतलब माही नदी है इसका, है ना। मारी लिखा गया है, माही नदी आ जाएगा, तो आप इसे राइट कर लीजिएगा, माही नदी हो जाएगा इसका नाम। मालवा की आदिवासी क्षेत्र से देखने को मिलता है, इसे आदिवासी की गंगा भी कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। साथ ही हम बात करें वेनगंगा नदी की, तो इसमें मुंजरा गांव सीहोर में इसका उद्गम देखने को मिलता है। बेनगंगा है, वेनगंगा नहीं बेनगंगा है साथी, है ना। तो वेनगंगा के बारे में आप देख लीजिएगा। वेनगंगा के बारे में हम लोगों ने देखा था, वेनगंगा जो कि मुंड्रा गांव और कहाँ से बहती थी, सिवनी से देखने को मिलती है। तो हम इसके बारे में वेनगंगा के बारे में हम देखते हैं। ये वेनगंगा ही है, ये जो नाम है इसे गलत कर दीजिएगा। तो हम अगर बात करें वेनगंगा की, तो ये मुंड्रा गांव सिवनी से हम देखते हैं। मुंड्रा गांव कहा, सिवनी इसका उद्गम स्थल माना जाता है वेनगंगा का। कहा जाके इसका मुहाना गोदावरी नदी महाराष्ट्र हो जाता है। लंबाई की बात करें तो 569 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। पेच, वर्धा, कानन, प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हो जाती है ना। नर्मदा व गंगा इसके संगम क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र कहलाते हैं। तो आप सभी ये फैक्ट को जरूर देख लीजिएगा। चलते साथियों अगले स्लाइड पर। बात करते वर्धा नदी की। वर्धा नदी की अगर बात करें तो इसमें इसका उद्गम कालीभीत हमें देखने को मिलता है। कालीभीत पहाड़ी वर्धन शिखर से, है ना, तो बैतूल से देखने को मिलता है। पेनगंगा नदी चांदा महाराष्ट्र यह इसका मुहाना हो जाता है। पेनगंगा नदी प्राणहिता के अंतर्गत। इसकी लंबाई की बात करें तो 525 किलोमीटर का इसका प्रवाह देखने को मिलता है। इसकी अगर प्रमुख सहायक नदी की अगर बात करें तो इसमें पेनगंगा आती है ना, मधु आती है ना, मधु लिख लीजिएगा, मधु हो जाए। साथ ही साथ इसमें बेमबाला हो जाएंगी। वर्धा की जो सहायक नदी है, बेमबाला जो नदी है वो भी इसकी सहायक नदी हो जाती है ना। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में बहती हुई देखने को मिलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं साथियों। साथ ही अगले हम बात करते हैं शिप्रा नदी की। तो शिप्रा नदी की अगर बात करें तो शिप्रा नदी कहाँ से हो जाती है इसका उद्गम स्थल, हम देखते हैं कि शिप्रा नदी का उद्गम स्थल काकड़ी बरडी पहाड़ी, जो कि हम इंदौर में देखते हैं। काकड़ी बरडी पहाड़ी इंदौर से इसका माना जाता है। साथ ही इसकी मुहाने की अगर बात करें तो चंबल नदी देखने को मिलती है, जो कि मंदसौर में जाके मिलती है ना। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 195 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो इसमें खान नदी हो गई ना, गंभीर नदी हो गई। साथ ही बात करें सरस्वती नदी हो गई। ये इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। शिप्रा नदी के, शिप्रा नदी जो कि मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, साथ ही साथ उज्जैन की पवित्र नदी सिंहस्थ मेले के लिए भी यह प्रसिद्ध है शिप्रा नदी। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारी आप सभी से जरूर ध्यान दीजिएगा। केन नदी की अगर चर्चा करें तो केन नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, आहिर गांव कैमूर हिल्स से देखने को मिलता है। तो आहिर ग्राम कैमूर हिल्स जो कि कहाँ है, कटनी में देखने को मिलता है, जबलपुर के साथ। यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है, जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है। लंबाई की बात करें तो 427 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। सहायक नदी में उर्मिल है, चंद्रावल है, मिंजूर है, सोनार, गुडेन है। तो ये इसकी सहायक नदी हो जाती है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे सुंदर नदियों में इसका दर्जा प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है, केन नदी को। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आप सभी से भी याद रखिएगा। बात करते हैं पेच नदी की। तो पेच नदी की चर्चा करें तो इसमें जुनार देव हो जाता है। जुनार देव जो कि छिंदवाड़ा में इसका उद्गम स्थल हो जाता है। तो कौन सा इसका, जुनार देव छिंदवाड़ा से। इसकी सहायक नदी की इसके अगर किसकी सहायक नदी है, कानन नदी की सहायक नदी है। इसका मुहाना हो जाता है कानन नदी महाराष्ट्र में। लंबाई की बात करें 197 किलोमीटर।
इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? पेंच नदी की सहायक नदी, तो इसमें कुल बेहरा नदी हो जाती है, एक हो जाती है बोदरी नदी, तो कुल सिंधा या भारती भी कहा जाता है इसे। साथ ही इसकी अगर विशेषता की अगर बात करें तो यह द जंगल बुक मोगली नाव गांव जो कि आमोदागढ़ पेंच नदी के किनारे स्थित है। तो पेंच नेशनल पार्क का मुख्य नदी यहाँ देखने को मिलती है, पेंच नदी। तो ये सारे रहे साथी, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट नदियाँ, आप सभी इसे एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। सारी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हो सकता है आप सभी के भी एग्जाम में यहाँ से देखने को मिले, आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन हो सकता आ सकते हैं। चलते साथियों अगले स्लाइड पर बात करते हैं जो कि मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों के बारे में। यहाँ से देख लेते हैं, बारी बारी से आप इसे रिपीट कर लीजिएगा, जैसे हम लोगों ने अभी बात तो कर ही ली है, पर जो नदियां है वो किन किन की सहायक नदियां। जैसे हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदियां जो कि हमारे मध्य प्रदेश से तमस और सोन जो है, यह जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हो जाती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है मध्य प्रदेश से, तो सोन नदी जो है ये गंगा में सम्मिलित होती है, तमस नदी है ये भी गंगा में सम्मिलित होती है। यमुना की बात करें तो इसमें चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, सिंध हो गई, तो यह इसकी सहायक नदियां हो जाती है यमुना नदी की। गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा हो जाती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी इसमें तवा, सत्तर, दूधी, 41 जो नदियां है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं चंबल की, तो चंबल में क्षिप्रा, काली सिंध प्रमुख नदियों के अंतर्गत देखने को मिलता है सहायक में। बेतवा नदी की बात करें तो इसमें बीना, धसान, जामनी नदी इसकी सहायक नदी है। तमस में बिहड़ महान नदी हो जाती है। केन नदी में उर्मिला इसकी सहायक नदी है। सोन की जोगिला रिहंद सहायक नदी है। माही की बात करते तो ये सोम और चाप नदी इसकी सहायक नदी है। वेनगंगा में पेच और वर्धा, ताप्ती में अमरावती और नावती गिरना, तो यह काफी इम्पोर्टेंट नदियां होगी और उनकी सहायक नदियां जो कि आप एक स्लाइड में आप इजी वे में देख सकते हो। लगातार इनसे क्वेश्चन बने रहते हैं, तो इन्हें आप इसे स्लाइड को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो आप इस एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हो। अगर यमुना के 4 सहायक नदी की बात करें तो इसमें चंबल, बेतवा, केन, सिंध, जिसको आप यहाँ से याद रख सकते हो। चबकस, चबकस मतलब आप चबकस से भी याद रख सकते हो कि चबकस मतलब यमुना की सहायक नदी। तो यमुना की सहायक नदी चबकस है, चब मतलब चंबल, बेतवा, केन, सिंध, चबकस है ना। चंबल की सहायक नदी की बात करें तो चंबल में चित्रा नहाती और काली सिंध बहाती। क्या हो जाती चंबल की सहायक नदी? चंबल में क्षिप्रा नहाती और काली सिंध बहाती, तो इसकी सहायक नदी हो जाएंगी क्षिप्रा और काली सिंध। साथ ही अगर नर्मदा की सहायक नदी की अगर इम्पोर्टेंट नदी की अगर देखें तो नर्मदा तवा में शक्कर घोलकर दूध जैसी बहती है। तो नर्मदा में सहायक नदी के अंतर्गत देखें तो तवा, तवा में शक्कर, शक्कर भी इसकी सहायक नदी होगी। और दूधी जो कि जैसे दूध जैसे बहती है, तो दूधी भी इसकी सहायक नदी होगी। बेतवा की सहायक नदी बात करें तो बेतवा इज इक्वल टू बीना प्लस धसान प्लस जामनी, यानी क्या हो जाएंगे एक लाइन में, बेतवा की बी धजा, बेतवा की बी धजा, बेतवा की बी धजा, तो बी से हो जाएगा बीना, ध से धसान, ज से जामनी, तो बेतवा की सहायक नदी क्या हो जाएंगी बी धजा, बी धजा, बीना, धसान, जामनी। इस टाइप से आप इसे लर्न कर सकते हो साथियों, काफी इजी टाइप से आप इसे देख सकते हो। अगर हम अगले स्लाइड पर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में बहने वाली नदियां, जो कि अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन सी नदियां बहती हुई देखने को मिलती है, तो हम अगर बात करें चरण गंगा नदी जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत देखने को मिलती है, इसके मध्य से होकर बहती है, जो कि उमरिया जिला का भाग है। मनिहार नदी जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, शिवपुरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। देनवा नदी जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है, होशंगाबाद नर्मदापुरम में देखने को मिलता है। जोबट नदी जो कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार से बहती हुई देखने को मिलती है। केन नदी की बात करें तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बहती हुई देखने को मिलती है, जो कि पन्ना के जिले के अंतर्गत सम्मिलित है। खादर नदी की बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है।
पन्ना जिले में देखने को मिलती है। बंजर, हालो, सुपर्णा नदी यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत देखने को मिलती है, इसके अंदर से बहती है, जो कि मंडला जिले का हिस्सा है। पेंच और कानन नदी की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में यह प्रवाहित होती है देखने को मिलती है, जो कि सिवनी जिले के अंतर्गत यह सम्मिलित है। तो यह सारी ही नदियां काफी इम्पोर्टेंट है साथी, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, या अगर पूछा जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में से कौन कौन सी नदियां जो है प्रवाहित होती है, किस जिले का भाग है, किस जिले में देखने को मिलती है। तो ये सारी नदियां रही साथियों। इसे आप एक सुपर ट्रिक के माध्यम से आप लर्न कर सकते हो। तो बांधवगढ़ चरण गंगा मतलब बांधव ने चरण दबाए, तो बांधव ने क्या किया, चरण दबाए, तो चरण गंगा हो जाएगा, बांधव से क्या हो जाएगा, चरण गंगा। उसी टाइप से माधव, माधव मोनिहार, माधव ने मोनिहार गहना पहना। माधव ने क्या किया, मोनिहार मतलब मन को बहन करने वाला गहना पहना है, तो माधव से मोनिहार हो जाएगा, माधव ने मोनिहार गहना पहना। मोनिहार मतलब गहना होता है, तो क्या हो जाएगा, माधव ने मोनिहार गहना पहना। तो सतपुड़ा देनवा को खींचता है, सतपुड़ा की बात करें तो देनवा, देनवा को क्या करता है, खींचता है। सतपुड़ा किसको खींचता है, देनवा। देनवा क्या है, देनवा नदी है जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में से प्रवाहित होती है। उसी टाइप से कानन की बात करें तो यह बंजर, हालो, सुपर्णा हो जाती है। तो कानन का जंगल बंजर, हालो और सूरपन से भरा है। कानन का जंगल कैसा है, बंजर, हालो और सूरपन से भरा है। इस टाइप से आप तीनों नदियों को लर्न कर सकते हो। बंजर, हालो और सुरपन से भरा है कानन का जंगल। दूसरी टाइप से पन्ना, केन और खादर, केन और खादर पन्ना का खजाना। पन्ना का खजाना क्या है, केन और खादर है। इस टाइप से आप इसे भी लर्न कर सकते हो। पन्ना का क्या है, खजाना, केन और खादर। पेच और कानन, पेच का उद्गम क्या है, पेच नदी, कानन नदी। पेच का उद्गम है पेच नदी और कानन नदी। इस टाइप से आप इसे देख सकते हो, काफी इजी में इसे लर्न कर लीजिएगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और उनकी नदियों से संबंधित जानकारी, कि कौन कौन से घाट पे कौन कौन सी नदियां और किस जिले में स्थापित है। आप एक स्लाइड में से लर्न कर सकते हो। अगर हम बात करें कंचन घाट की, तो ये हमें बेतवा नदी पर देखने को मिलता है, जो कि ओरछा के अंतर्गत देखते हैं। सेठानी घाट की बात करें तो सेठानी घाट हमें नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है, जो कि होशंगाबाद का हिस्सा है। सांडिया घाट की बात करें तो सांडिया घाट नर्मदा नदी पर देखते हैं, होशंगाबाद का हिस्सा है। गौरी घाट की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है, जो कि जबलपुर के अंतर्गत है। संग्राम घाट की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर मंडला जिले में देखने को मिलता है। इसी टाइप से हम बरमान घाट की अगर बात करें तो बरमान घाट कहाँ हो जाता है, नर्मदा नदी पर हो जाता है, जो कि नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। उसी टाइप से हम राम घाट की बात करें तो राम घाट क्षिप्रा नदी पर स्थित है ना, जो कि उज्जैन का भाग है, उज्जैन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। आठवें की अगर बात करें महेश्वर घाट की, तो महेश्वर घाट किस नदी पर है साथियों, महेश्वर घाट जो है नर्मदा नदी पर हमें दिखाई देता है, जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत है। इसी टाइप में हम अगर बात करें राजघाट बांध की, तो यह हमें तापी नदी पर स्थित है, जो कि बुरहानपुर का हिस्सा है। तो यह रही साथियों प्रमुख घाट और उसके संबंधित नदियां, काफी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में बने रहते हैं, तो इन्हें आप लिख के जाइएगा। साथ ही चलते अगले स्लाइड पर बात करते हैं काफी महत्वपूर्ण नदियां और उनसे संबंधित जो कि उपाधियों की, जो कि अब चाहे प्राचीन समय से दिए गए हैं या फिर वर्तमान ये कुछ उपाधियां दी गई है, क्षेत्र वाइज दी जाती है अधिकतर। तो अगर हम मध्य प्रदेश की गंगा की बात करें तो ये बेतवा नदी को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। और मध्य प्रदेश की गंगा अगर पवित्रता के आधार पर बात करते हैं, नर्मदा नदी को कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी हो गई। वही अगर प्रदूषण के आधार की अगर बात करें तो ये हमें बेतवा नदी देखने को मिलती है। अगर बुंदेलखंड की गंगा की बात की जाए तो कौन सी हो जाती है, बुंदेलखंड की जो गंगा मानी जाती है बेतवा नदी को, बुंदेलखंड क्षेत्र की। आदिवासी की गंगा किस नदी को कहा जाता है, हमने बात की थी, माही नदी को कहा जाता है। आदिवासी की गंगा माही नदी को आदिवासी क्षेत्र में प्रमुख है।
मालवा की गंगा की बात करें तो ये क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, जो कि उज्जैन या मालवा क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसी टाइप में रिवर ऑफ प्लेजर, खुशियों की नदी की बात करें, खुशियों की नदी किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है खुशियों की नदी, जो कि जनमानस में भावनात्मक स्थान देती है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी हो जाती है केन नदी, जो कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये रही साथियों काफी इम्पोर्टेंट नदी और उनसे संबंधित जो भी उपाधियां दी गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें याद रखने का तरीका आप शॉर्ट वे में इसे देख सकते हो कि बेतवा जो कि प्रदूषण वाली गंगा, बुंदेलखंड की गंगा, नर्मदा की बात करें तो पवित्र गंगा, खुशियों की नदी, क्षिप्रा की बात करें तो मालवा में बहती मालवा की गंगा, माही की बात करें आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी गंगा, केन की बात करें सुंदर घाटियों की नदी, सुंदरी नदी। तो इस टाइप से आप इजी वे में इसे लर्न कर सकते हो। नर्मदा को बोले पवित्र गंगा, खुशियों की नदी, क्षिप्रा मालवा की बहती मालवा की गंगा, केन की बात करें तो सुंदर घाटियों की नदी, सुंदरी नदी। इस टाइप से आप इजी वे में इसे लर्न कर लीजिएगा। तो साथियों हम इस स्लाइड पर बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं, और प्राचीन नाम से संबंधित क्वेश्चन लगातार परीक्षा में बने रहते हैं। तो हम मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनसे संबंधित जो भी प्राचीन नाम उससे संबंध देखेंगे। अगर हम बात करें बेतवा की तो बेतवा किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन में बेत्रवती नाम से जाना जाता है बेतवा नदी को। अगर हम चंबल की बात करें, चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो कामधेनु, चरमावती, नित्यवाही नदी के नाम से जाना जाता है प्राचीन समय में। उसी टाइप से अगर नर्मदा नदी की बात करें तो ये शिवपुत्री हो गई, रेवा के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था, जो कि इसका प्राचीन नाम है। तमसा की बात करें तो तमसा जो कि टोस है, तमस है, इस प्राचीन नाम से जाना जाता है। केन की अगर बात करें तो केन कर्णवती हो गई, सुखमती हो गई, तो इस प्राचीन नाम से जाना जाता है। क्षिप्रा की अगर चर्चा करें तो क्षिप्रा जो कि शिव की बहन के नाम से जाना जाता है। उसी टाइप से अगर सोन नदी की बात करें तो इसे नंद नदी के नाम से जाना जाता है। तो यह रहे साथियों इनके प्राचीन नाम, जो कि लगातार एग्जाम में बने रहते हैं, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से, है ना। तो सारी ही जो स्लाइड अभी तक कराई है, जो भी लेक्चर अभी तक कंप्लीट हुआ है, इसे आप लगातार रिपीट देखते रहिएगा, है ना। 2 से 3 बार देखोगे तो सारे ही क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे साथियों। तो यहाँ हमारे जो भी तथ्य हो जाते, फैक्ट हो जाते नदियों से संबंध में, यहाँ हमारे समाप्त हो जाते। अब हम लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस, है ना। आप सभी सारे क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा, है ना। मेरे क्वेश्चन करने के पूर्व ही आप सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए साथियों यहाँ से प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी को पता होगा, आप सभी इसका राइट आंसर दीजिएगा। मेरे आंसर करने के पूर्व ही कोशिश करिए कि आप आंसर दे दो, और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नर्मदा नदी का स्रोत कहाँ है? तो हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी की तो हमें नर्मदा नदी देखने को मिलती है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नर्मदा नदी का स्रोत कहाँ है, तो नर्मदा नदी का स्रोत हम अभी पढ़ा था अमरकंटक अनूपपुर जिले में देखने को मिलता है, जो कि मैकाल रेंज से। तो ये इससे संबंधित कुछ फैक्टर है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। बेतवा नदी एमपी की किस प्रमुख नदी की सहायक है? क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी देखने को मिलती है बेतवा नदी। नर्मदा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? अगले क्वेश्चन की बात करें, नर्मदा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉक कट्स और घाटियों के लिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। बात करते चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिए साथियों कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो यहाँ में देखते इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से यह बहती हुई देखने को मिलती है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, सोन नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो हम सोन नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी देखते हैं, जो गंगा नदी इसकी सहायक नदी मानी जाती है, सोन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसी टाइप से अगले इस पे चलते हैं। आई होप साथियों कि आप सारी क्वेश्चन का आंसर इजी वे में लगा पा रहे होंगे। अगर आपने वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा है तो आपसे सारे क्वेश्चन इजी वे में बन जाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एमपी में नर्मदा नदी में पर कौन सी प्रमुख बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख बांध की बात करें तो इंदिरा सागर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तापी नदी एमपी में किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी में। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, चंबल नदी की खदान किस लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क तो नहीं, अभी आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, है ना। फटाक से आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि चंबल नदी की खदान किस लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती किस महासागर में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन में, अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती हुई देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर, सोन नदी के किनारे मुख्य मिट्टी का प्रकार क्या है? अगर हम सोन नदी के किनारे मुख्य मिट्टी की बात करें तो इसमें लाल और काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो हमने साथ ही इसके पूरा जो लेक्चर करा है उसमें मिट्टी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट कराए थे, तो आप जरूर उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी मिट्टी का भी सेक्शन काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। चलते अगले क्वेश्चन पर, नर्मदा घाटी सतपुड़ा रेंज का नदी प्रवाह पर क्या प्रभाव है? तो ये क्या होता है साथी, ये पश्चिम की ओर बहाव देखने को मिलता है। नदी प्रवाह की बात की गई है सतपुड़ा रेंज की। चलते अगले क्वेश्चन पर, सोन नदी एमपी के किस भाग से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, जो कि देखने को मिल रहा है लगा हुआ है। चंबल नदी किस मैदानी क्षेत्र में निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के गंधार पठार की ओर देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। तो ये रहे साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके और काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो साथियों आप सभी से निवेदन है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सके और सबसे पहले आप सभी को मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी कर रही होंगी और आप सभी अच्छे होंगे, और मिलते साथियों एक नए लेक्चर के साथ। आप सभी का अगर अभी वर्तमान में एग्जाम है आजकल में, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।